हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के बारे में। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो आर्टिकल इंश्योर करता है कि स्टेट किसी भी पर्सन के साथ अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं करेगी। यहाँ दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों सिमिलर लगते हैं बट एक्चुअली अलग मीनिंग रखते हैं, और जब दोनों को साथ में देखा जाता है तब रियल इक्वलिटी अचीव होती है। इसके बाद ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इस पे डाल रखे हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीसीएसयू के स्टूडेंट्स हैं तो ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है और रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मतलब कैसे अप्लाई होता है। जब भी एग्जाम में आर्टिकल 14 का क्वेश्चन आए तो सिर्फ डिफिनीशन नहीं लिखनी होती, बल्कि इलस्ट्रेशंस और केस लॉ जरूरी मेंशन करना होता है। ये आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद व्हाट इज आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 क्लियरली बोलता है कि स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं करेगी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ सिटीजन पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि नॉन सिटीजन्स पर भी अप्लाई होता है। मतलब अगर कोई फॉरेनर इंडिया कंट्री में है तब भी उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है इस आर्टिकल के अंदर। ये आर्टिकल नेचुरल पर्सन पर भी अप्लाई होता है और लीगल पर्सन पर भी अप्लाई होता है। लीगल पर्सन मतलब जैसे कंपनीज हो गई और कॉरपोरेशन पर भी अप्लाई होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना, ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे। अब देखेंगे एम ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का मेन एम आर्बिट्रीनेस को रोकना है। आर्बिट्री का मतलब होता है बिना रीजन के अनफेयर डिसीजन लेना। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि स्टेट के डिसीजंस लॉजिकल और रीजनेबल होने चाहिए। ये फेयरनेस को प्रमोट करता है और सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद मीनिंग ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको हर सिचुएशन में एग्जैक्टली सेम ट्रीट किया जाए। आर्टिकल 14 का रियल मीनिंग है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक और अनलाइक्स कैन बी ट्रीटेड डिफरेंटली। अगर दो अलग अलग लोग अलग सर्कमस्टेंसेस में हैं तो उनके लिए डिफरेंट लॉ बनाना अलाउड है, बस वो डिफरेंस रीजनेबल और जस्टिफाइड होना चाहिए। इसी वजह से आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशन अलाउड करता है। ये इक्वलिटी को प्रैक्टिकल बनाता है। इसके बाद टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में दो इंटरकनेक्टेड पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरे पे आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर्मल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब लॉ के सामने सब इक्वल हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सब्सटेंटिव इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाए। इसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ का हम पढ़ेंगे क्या होता है ये बेसिकली, मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही लिखना है, जो हमारे पीडीएफ में देख रहे हो ये मेन पॉइंट्स है। ये इसको की पॉइंट्स अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम के पहले पढ़ने में आसानी होगी। ये रिवीजन में बहुत काम आएगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एक निगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि स्टेट किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकती। हर पर्सन लॉ के सामने इक्वल है और सब पर सेम ऑर्डिनरी लॉ अप्लाई होता है। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ थ्योरी से बोरो किया गया है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या कॉमन सिटीजन हो, लॉ के ऊपर नहीं हो सकता। इसके बाद फीचर्स ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। इस कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहला, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। दूसरा, सब लोग सेम ऑर्डिनरी कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आएंगे। तीसरा, लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होगा। इसे गवर्नमेंट की आर्बिट्री पावर कंट्रोल होती है और लॉ की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश होती है। इसके बाद एक्सेप्शन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एब्सोल्यूट नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक्सेप्शन अलाउ करता है, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर को अपने टेन्योर के दौरान क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिलती है, मतलब उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो ऑफिस में है। इसी तरह फॉरेन डिप्लोमेट्स को भी इम्यूनिटी मिलती है इंटरनेशनल लॉ के अंडर। ये एक्सेप्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दी गई है, इसे वैलिड मानी जाती है। इसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब समझिए,
वो निगेटिव कॉन्सेप्ट था, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है स्टेट को सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर ट्रीटमेंट देना होगा। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। ये स्टेट को पॉजिटिव एक्शन लेने की परमिशन देता है, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज। ये इंश्योर करता है कि रियल इक्वलिटी अचीव हो, सिर्फ थ्योरेटिकल इक्वलिटी नहीं। इसके बाद वाई इक्वल प्रोटेक्शन डज नॉट मीन सेम लॉ फॉर ऑल। इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक ही लॉ सब पर अप्लाई हो। अगर सोसाइटी में दो अलग अलग कंडीशंस में दो अलग चीज़ें हो रही हैं तो उनके लिए अलग लॉज बनाना जरूरी होता है। जैसे टैक्स लॉ में डिफरेंट इनकम ग्रुप के लिए डिफरेंट टैक्स रेट होते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। इसका पर्पस इक्वलिटी को प्रैक्टिकल और इफेक्टिव बनाना होता है। इक्वल प्रोटेक्शन इसीलिए सेम नहीं होता, हर सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशंस अलाउ करता है, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन अलाउ नहीं करता। क्लासिफिकेशन वैलिड होने चाहिए, मतलब क्लासिफिकेशन वैलिड होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन है इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, मतलब ग्रुप्स के बीच में क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। क्लासिफिकेशन वेग या आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है रेशनल नेक्सस, क्लासिफिकेशन का लॉ के ऑब्जेक्टिव से लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव से रिलेशन नहीं है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इसके बाद इफ दिस कंडीशन वेयर नॉट मेट, अगर ऐसी मतलब ये कंडीशन मेट नहीं कर पाता तो क्या होगा? अगर क्लासिफिकेशन आर्बिट्री हो या उसका लॉजिकल बेसिस ना हो तो वो आर्टिकल 14 वायलेट करेगा। ऐसे केसेस में कोर्ट लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ये जुडिशरी की इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव रोल को शो करता है। इसके बाद क्लास लेजिस्लेशन वर्सेस रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्लास लेजिस्लेशन वो होता है जो आर्बिट्री और डिस्क्रिमिनेटरी हो, इसमें लॉजिकल बेसिस नहीं होता और ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन लॉजिकल और फेयर होता है, ये रियल डिफरेंसेस पर बेस्ड होता है और आर्टिकल 14 के अंदर अलाउड होता है। इसके बाद डॉक्ट्रीन अगेंस्ट आर्बिट्रीनेस। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 का स्कोप एक्सपेंड कर दिया है। कोर्ट ने होल्ड किया है कि इक्वलिटी का अपोजिट आर्बिट्रीनेस होता है। अगर स्टेट का कोई एक्शन आर्बिट्री या रीजनेबल है तो वो आर्टिकल 14 वायलेट करेगा। ये कॉन्सेप्ट स्पेशली ईपी रॉयप्पा केस में डेवलप हुआ था, जहां कोर्ट ने इक्वलिटी को फेयरनेस और नॉन आर्बिट्रीनेस से लिंक किया। इसके बाद रूल ऑफ लॉ, कई सारे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है डिफाइन रूल ऑफ लॉ। ये 10 नंबर में पूछा जा सकता है कि डिफाइन रूल ऑफ लॉ, और ये इसमें आपको यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कहाँ से आया, ये नाम याद रखिएगा, एवी डाइसी। ये एग्जाम में जरूर लिखिएगा और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ सुप्रीम है और गवर्नमेंट भी लॉ के अंडर ही काम करेगी। डाइसी ने 3 प्रिंसिपल दिए थे, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांगली रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है और आर्टिकल 14 इसका मेजर फाउंडेशन है। इसके बाद रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा रोल है इसका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट पावर मिसयूज ना करे और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। इसके बाद इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, इस पे नंबर मिलते हैं बहुत अच्छे। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्री क्लासिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन किया। इसके बाद आता है ईपी रॉयप्पा केस। इस केस में कोर्ट ने इक्वलिटी को आर्बिट्रीनेस से अब्सेंस से लिंक किया और आर्टिकल 14 का स्कोप वाइडन किया। इसके बाद आता है हमारा मेनका गांधी केस, जो कि आप सबने पढ़ रखा होगा अपने कॉलेजेस में। मेनका गांधी केस में कोर्ट ने आर्टिकल 14 को आर्टिकल 21 के साथ कनेक्टेड किया और होल्ड किया कि लॉ फेयर जस्ट रीजनेबल होना चाहिए। और हाँ, आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 21, इन तीनों आर्टिकल को साथ में पढ़ा जाएगा, ऐसा जजमेंट आया था एक केस पे। और इन तीनों आर्टिकल को ट्रायंगल करते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बाद आर्टिकल 14 और जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट्स के पास पावर होती है लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन के एग्जामिन करने की। अगर कोई लॉ आर्टिकल 14 वायलेट करता है
तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। इसलिए आर्टिकल 14 सिटीजन्स के राइट्स का स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर माना जाता है। इसके बाद आर्टिकल 14 एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि इक्वेलिटी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब पार्लियामेंट भी आर्टिकल 14 को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इससे आर्टिकल 14 का कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस और भी स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 गवर्नेंस में फेयरनेस इंश्योर करता है, गवर्नमेंट की मिसयूज ऑफ पावर को कंट्रोल करता है, वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्शन देता है और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट में कंक्लूजन। और एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में हमेशा सबसे पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर डालें। इंट्रोडक्शन में बेसिक जो आपको बड़ा पता है वो लिखें और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर डालें। ये एग्ज़ामिनर जो चेक कर रहा होता है उसको माइंड में आता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है और प्रॉपर उसने इंट्रो डाला है, फिर कंक्लूजन डाला है, बीच में मटेरियल डाला है और जहाँ पे आप केस लॉज मेंशन करो तो वहाँ पे केसेस डालकर वहाँ उसको अंडरलाइन कर दो और केस लॉज के साथ उसका ईयर याद रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप केस लॉ ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन में क्या है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी का फाउंडेशन है, ये आर्बिट्रीनेस को रोकता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड करता है, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से आर्टिकल 14 इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम का बैकबोन माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।